Okay, good morning everybody. We are going to start LM8 of derivatives, okay, and the name of the topic is pricing and valuation of options. I thought that, I was just discussing with my live student that I thought there are only 9 modules because in the valuation of options, actually, I don't know whether you're aware of this or not. Uh, when you did valuation of futures, we did cost of carry model, right? तो हम लोगों ने theoretical futures की price या forward की price जो निकाली हम लोगों ने spot plus interest and spot plus all the cost like storage cost or interest cost minus all the benefits which are associated with the ownership of the underlying. We did that, right? That is called cost of carry model, which we used for evaluation of futures and forwards actually. Options में ना एक मॉडल नहीं, ऑप्शंस में 2-3 मॉडल, लाइक वी हैव ब्लैक स्कोल्स मॉडल, वी हैव बाइनॉमियल मॉडल, वी हैव पुट कॉल पैरिटी मॉडल एंड ऑल दैट. So I thought they would have combined actually, so doesn't matter too much, but we have 10 learning modules, okay. And इस लर्निंग मॉड्यूल के अंदर में उन्होंने सिर्फ वैल्यूएशन की बात करी है, डिस्कशन करी है, किस तरह से हम ऑप्शन की वैल्यू को हमें देखना है उसके बारे में बात करी, उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करी. In the next learning module, that is LM9, they have talked about the put call parity model, and the learning module 10th के अंदर में they have talked about binomial model. So basically what they have done, they have divided the portions into small pieces. But then what happens that जब आप pieces में divide कर देते हो, पहले कैसे था कि एक 50 पेज का लर्निंग मॉड्यूल था, 2 ही लर्निंग मॉड्यूल थे डेरिवेटिव्स में पहले, ओके, बिफोर दिस द न्यू करिकुलम. 2 लर्निंग मॉड्यूल्स, नॉट दैट दे वर नॉट टीचिंग ऑल दिस, दे वेर, बट इट वाज वेरी वेरी थियोरेटिकल. और 50 पेज के अंदर में ही पूरा टॉपिक लर्निंग मॉड्यूल 1 लर्निंग मॉड्यूल 2 करके खत्म कर दिया. अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस दे वर आस्किंग एक्चुअली, ओके. बट देन उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सेक्शंस को पूरे लर्निंग मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड दे हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन द प्रैक्टिकल स्टफ विच इज एक्चुअली गुड. ओके, गुड मॉर्निंग. Okay, so like that, so let's not waste time, let's start our portion. So when I'm talking about options, I'm sure you know that it belongs to the category of contingent claims. Okay, अब इसकी जो behavior होती है contingent claim की, that is very different from the forward commitment because of the different reasons actually. सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि the value of, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा थोड़ा तुमको वार्म अप देती हूँ, एंड वार्म अप देने के बाद मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स में लिख पाती हूँ तुमको, सो दैट काइंड ऑफ वो नोट्स लिखते लिखते यू विल सेटल डाउन विद द टॉपिक. दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एक्चुअली. ओके, क्या डिफरेंस है, पहले एक दो बातें करते हैं अपन. सबसे बड़ा डिफरेंस इज दैट कि फॉरवर्ड कमिटमेंट के अंदर में फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स आता है, विच यू हैव ऑलरेडी डन इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन. नाउ टुडे वी हैव स्टार्टेड विद द वैल्यूएशन ऑफ द ऑप्शंस. ओके, सो आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट द पोर्शन एट ऑल, आई विल कीप इट वेरी सिंपल विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ व्हाट डू से द एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड ऑफ कोर्स मैं समझाने की तुमको पूरी कोशिश करूंगी. बट कहीं कहीं मैं ये भी तुमको बोलूँगी कि तुम ज़्यादा मीनिंग में मत जाओ, बिकॉज अगर ज़्यादा मीनिंग में जाओगे ना तो पोर्शन ख़त्म नहीं कर पाओगे तुम. ओके, मतलब बिल्कुल नहीं समझना ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ, या बट वी कैन लीव सम पोर्शंस एट 60-70% ऑल्सो, इट्स ओके. फर्दर गोइंग लेवल 2 में जाके जब डिटेलिंग आएगी तो हम वहाँ पे डील कर लेंगे, छोड़ने नहीं वाले कैसे भी तरीके से. ओके, तो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दैट the options are called as contingent claims and these are called forward commitments. तुमको ये पता है already, right? So what is the biggest difference between these two categories of category of derivatives basically? So in forward commitments there is no exchange of money at inception actually. At t equal to 0 there is no exchange of money between the buyer and the seller, and that is why the value of a forward commitment, be it a forward, be it a future, or be it an option, sorry, be it a forward future or swap, not options, okay, it will be 0 only. ये तुमको ऑलरेडी पता है. बट इन केस ऑफ ऑप्शंस इट इज़ नॉट लाइक दैट एक्चुअली. ऑप्शन के केस में क्या होता है, देर इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम एक्चुअली. द बायर, okay, who is the buyer, the call buyer, the put buyer actually, right to buy, right to sell, these are called buyers, these are also called holders. Okay, जो काउंटर पार्टी होगी, राइट टू बाय, ओके, मतलब बाय कॉल का होगा ऑब्लिगेशन टू सेल, एंड द काउंटर पार्टी फॉर राइट टू सेल वुड बी ऑब्लिगेशन टू बाय. तो एक्चुअली तुम देखोगे पूरे टॉपिक के अंदर में तो उन्होंने राइटर्स के बारे में, यानी सेलर ऑफ कॉल, कॉल सेल एंड कॉल सॉरी पुट सेल, इन दोनों के बारे में कहीं बात करी ही नहीं. दैट मीन्स द होल ऑफ द वैल्यूएशन थिंग or the discussion about the option would be dependent from the perspective of the long position actually. long position का मतलब हुआ call buy, okay, लॉन्ग पुट का मतलब होता है राइट टू सेल बेसिकली. तो बेसिकली उन्होंने सी प्लस और पी प्लस के परस्पेक्टिव से ही बात करी है, जो हम लोगों ने बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था. जिन बच्चों के पास में बैकग्राउंड नहीं है किसी तरह का, जिनकी बहुत ग्रिलिंग नहीं हो रखी है इस टॉपिक में, आई वुड रादर सजेस्ट देम कि जा करके उनको बेसिक्स वाला पार्ट जो ऑप्शंस में मैंने पढ़ाया था उनको रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन एडवांस पार्ट एक्चुअली. ओके, और अगर बेसिक्स वाले पार्ट पे कंट्रोल नहीं है तो ये बिल्कुल ही नहीं समझेगा तुमको.
वो पढ़ के भी अगर थोड़ा समझ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट डोंट यू वरी बिकॉज आई विल ट्राई टू डील विद दैट सेपरेटली मे बी। ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रीमियम का एक्सचेंज। द बायर ऑफ द ऑप्शन हैज टू पे प्रीमियम टू द सेलर बेसिकली, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट बी जीरो एट इंसेप्शन। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, द पे ऑफ प्रोफाइल, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे के पूरे लर्निंग मॉड्यूल में अगेन एंड अगेन यू विल कम अक्रॉस एक्चुअली। ओके, सो the payoff profile of a forward commitment like a forward or a future or a swap is symmetric. Do you understand this? What is symmetric? कहने का मतलब ये होता है, सिमेट्रिक पे ऑफ का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि जब प्राइस तुम्हारी, ओके, द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, ओके, एंड द गेन और लॉस ऑन द डेरिवेटिव इज लीनियर इन नेचर। तुमको समझा मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज करो तुमने एक फॉरवर्ड खरीदा, you went long on a forward, that means you bought forward, okay, on the day of maturity, sunna, on the day of maturity the value of the forward would be st, okay, minus the forward price। मतलब वो जो f0t is your buy price, जो तुम एंटर करे, तुमने बाय किया f02 पे, 0t पे कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टैंडिंग ऑन Jan 1, okay, and you went long into a forward contract at the price of rupees 85 per dollar, एग्जाम्पल बोले rupees 85 per dollar, मेच्योरिटी 31st मार्च, तुमने एक करेंसी बाय करी, $1 बाय किया, ओके, नाउ ऑन द डे ऑफ द मेच्योरिटी 31st of March, अगर the spot price of rupee per dollar is rupees 87 per dollar suppose, so how would you calculate the value of your contract? It will be 87 minus 85 which is equal to ₹2 पर डॉलर। तो ये लीनियर हुआ ना, सपोज 86 हो जाएगा तो तुम्हारी जो वैल्यू है ₹1 से कम हो जाएगी, अगर 88 हो गया तो तुम्हारी जो पे ऑफ है वो ₹1 से बढ़ जाएगी। वही मैं तुमको बोल रही हूँ, दैट द पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ फॉरवर्ड कमिटमेंट इज सिमेट्रिक इन नेचर, दैट मीन्स फॉर एवरी परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, द पे ऑफ, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फॉरवर्ड कमिटमेंट इज लीनियर इन नेचर। मतलब तुम्हारे जो अंडरलाइंग की जो प्राइस है वो ₹1 से या 1 से अगर ऊपर नीचे करेगी तो तुम्हारा जो वैल्यू है, तुम्हारा जो पे ऑफ है, तुम्हारी जो प्रॉफिट लॉस है, वट एवर यू कॉल इट, ओके, सो बिकॉज, बट बी वेरी केयरफुल, ऑप्शंस में पे ऑफ और प्रॉफिट में फर्क होता है, प्लीज रिमेंबर दैट, बिकॉज फर्क इसलिए होता है बिकॉज इन द फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, ओके, द प्रॉफिट एंड द पे ऑफ इज सेम, बिकॉज तुमने जीरो पे कोई पैसे एक्सचेंज नहीं किए, तुमने कोई पैसे दिए नहीं है, बट इन केस ऑफ ऑप्शंस इट इज नॉट लाइक दैट। पे ऑफ में से तुमको बेसिक्स याद करना पड़ेगा, मैंने इनिशियल एक वर्ड वहां पे कॉलम पे लिखा था, पे ऑफ में से जब तुम इनिशियल जो प्रीमियम तुम पे करते हो वो जब माइनस करोगे तब जाके प्रॉफिट आएगा, मैंने वहां भी ये बात बोली थी। सो बी प्लीज केयरफुल ऑन दैट पार्ट, बोलोगे तो लास्ट में जाकर के ये नोट्स लिखा दूंगी, समबडी प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट कि मैम आपको लिखाना है, ओके। सो दीज टू फीचर्स, वेर एज द ऑप्शन पे ऑफ प्रोफाइल ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी इज असिमेट्रिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉल, इफ आई बाय अ कॉल, देन ओनली इफ द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस, तभी मैं उसको एक्सरसाइज करूंगी, वरना मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। दैट मीन्स देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ प्री कंडीशन इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज, दैट मीन्स ST, the spot price on the day of the maturity, has to be greater than the exercise price, okay। So what is the payoff? How do you calculate the payoff? Max of S minus X, ST minus X comma 0, that means either I exercise and gain or I do not exercise, in that case the payoff would be 0, but the profit is not 0 in this case, because you, when you consider the premium, so when you don't exercise what happens, the maximum loss will be to the extent of the premium component। तो ये दो मेजर डिफरेंस है जो मैंने इनका जो लर्निंग मॉड्यूल पढ़ा, ये these two contention, okay, that the payoff profile of a forward commitment and contingent claim is like different, it is in one case it is symmetric, in one case it is asymmetric, correct है। and दूसरा, there's an exchange of premium, okay, in case of an option, but there is no exchange of money in case of a forward commitment like forward futures and swaps। These two major differences will create a lot of difference in dealing with the derivatives of this kind like options, okay, in terms of valuing them and pricing them also। ये दो चीजों की वजह से pricing का जो तरीका होगा derivative का, okay, in case of forward commitments and in case of contingent claim would be different and we have to deal with them differently। टॉपिक डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं आएगा थोड़ा सा भी, अगर बेसिक्स तुमको ऑप्शंस के आते हैं तो यू विल बी एबल टू डील विद दिस टॉपिक। आई फील दैट आई वांट टू राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अगेंस्ट दिस, सो दैट बिकॉज अगर मैं बोलती रहूंगी बहुत देर तक तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम रजिस्टर नहीं करोगे, तो थोड़ा मुझे लिखने दो, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं इसके ऊपर में, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स once I start writing। What do you say? All set? So can I start with this? Options are
contingent claims in which one of the counterparties decide whether and when a trade will settle. Correct ना? मतलब अगर मैंने if I bought a call suppose, then I will decide then that whether, वरना मतलब मुझे exercise करना भी है कि नहीं करना है, because if I do not have a positive payoff, okay, then I would not exercise. मतलब मेरे को अगर profit नहीं हो रहा होगा तो I will allow the option to expire basically. Whether and when a trade will settle. Okay, then the next point that I've written is value of a forward commitment at inception, that is t equal to 0 is equal to 0 as there is no exchange of money between a buyer and a seller. लिखो गाइज, लिखने से ही तुम्हें याद होगा पोर्शन, वरना तुम सोचोगे ना कि मैं बोल के छोड़ दूंगी एंड तुम्हें याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है. डोंट हैव टू वरी, बट या यू हैव टू राइट इन ऑर्डर टू grasp things properly. Okay, but in contingent claims, like options, the buyer pays premium to the seller to buy a right to settle the trade at a predetermined price. Okay, I think it's like easy. In this learning module, in this LM, we would study 3 features of contingent claim related to option value versus spot price of the. So basically, if you know at all, the spot price is a major like thing in options, spot in all the derivatives for that matter, spot price of the underlying. ठीक है, थोड़ा और लिखने दो मुझे. Okay, A is exercise value, or we also call this as intrinsic value. Okay, then we have moneyness of the option, and then we have time value. ये बहुत easy actually, kind of you'll be able to manage very very smoothly without any problem as such. Then the next point और other topic आ रहा है, option value relative to underlying spot price. The asymmetric
payoff profile of options causes us to approach these derivatives differently. In comparison to symmetric payoffs of forward commitments. Okay, one very important point coming up. There are two types of options. Okay, so one is called European option. What is the European option? It can be exercised at any time. No, it can be exercised only on the day of maturity. लिख दूं यहाँ पे option which can be exercised only on the day of maturity. American can be exercised any day before the maturity, which can be exercised only on the day of maturity. Okay, but a very important line coming up, maybe that you have not heard before. Okay, but it can be bought or sold before maturity. दोनों में फर्क है. For example, a bond gets redeemed only on the day of maturity, but it can be bought and sold before maturity. Before maturity. Correct? Then B, American option. Nothing, I mean, कुछ भी मतलब नहीं है इसका कि kind of नाम से कोई लेना देना नहीं actually. Don't get into the names. American option. Options which can be exercised any day before maturity. Okay, so when we are dealing with this topic, derivatives, then we are not talking about American options actually. We are talking about only European options. Okay, so very important point again that you have to keep in mind is that when we are learning this module, we would be talking, whenever we are talking about options, we would be talking only about European options. See why I tell you, because you have to control some variables for that matter. So if it is an American option, it can be exercised on any day before the maturity and things become, so whenever you are developing a model basically, the number of the variables which are changing has to be lesser and lesser. Okay, so European option at least kinds of control on the part that it can be exercised only on the day of the maturity, not before that. So it makes easier to develop a model. That would be the only reason, और कोई reason हो नहीं सकता है. Guys, are you comfortable all of you? ठीक है, एक point और लिखना है मुझे. The value of options depend critically on the fact that, मैंने बोला actually, depends critically on the fact that whether the spot price crosses the exercise price on maturity, because everything is dependent on that only. Okay, nothing like it's all on that. If you have bought a call, अगर तुमने call buy किया है, then you will exercise only if the
spot price on the day of the maturity. And since we are talking about only European option, मैंने पहले disclaimer दे दिया यहाँ पे. So at any point of time, don't get confused that we would be talking about American option at all, for that matter, for the timing at least. Okay, so it all, the exercise of the option, the payoff of the option, the value of the option, all depends on the fact that whether it is a call or put, that whether your spot price crosses the exercise price or not. So if your spot price goes above the exercise price, you will exercise your call option. If it doesn't, then it will expire worthless, and the maximum loss that the buyer would be incurring is the premium component. Same for the put option. The exercise will depend whether the spot price falls below the exercise price or not. If it falls below the exercise price, then only the put option would be exercised. Otherwise, it will expire worthless, and the maximum loss to the put holder or the put buyer would be equal to the premium component. Okay, guys. So the first topic that we need to start is this one, actually. This one. XE वाली चीज. Exercise topic आ रहा है. So exercise value or intrinsic value. So what is this basically? This is basically the payoff that you would get if you exercise the option immediately. मतलब दो चीजें इसमें बोली उन्होंने. नंबर वन, if you exercise the option on the day of maturity, okay, basically in the normal payoff, max of s minus e comma 0 or s minus x basically. So strike price or exercise price, it is one and the same. The price at which the buy or the sell of the underlying was promised. Okay, right to buy at x, ये call option हो गया. Right to sell the underlying at x is your put option basically. Okay, so what is exercise value, intrinsic value? Two things they have discussed here. Number one, on the day of maturity तो normal हो जाएगा. Suppose call के बारे में बात करोगे तो st minus x हो जाएगा max of, वो लिखूंगी तो समझेगा तुमको. You can also try to compute the exercise value before the maturity or before the maturity of the option. That means if I'm standing on 1st of January and the maturity of the option is on 31st of March, I can try to compute the value at any point of time. तो अगर तुमको थोड़ा भी याद होगा तो याद करो कि इंसेप्शन से लेके मेचोरिटी के बीच में अगर तुम वैल्यू निकाल रहे थे फॉरवर्ड का, तो कैसे निकाल रहे थे? अगर लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन की वैल्यू निकालनी थी तुम कैसे करते थे? एस सबस्क्रिप्ट में स्मॉल टी, एस टी, t is small here because you are standing before the maturity, okay, after inception but before maturity, minus present value of f0t. ये करते थे तुम. सेम हमें यहाँ भी करना है, बट एक ही इसमें कंडीशन है. ओके, कंडीशन ये है कि तुम एक्सरसाइज भी तभी करोगे ओनली इफ, या वैल्यू निकालने का मीनिंग भी तभी है इफ योर एस इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर एक्सरसाइज प्राइस. सो दैट कंडीशन, आई मीन इफ यू आस्क मी कि मैम इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द ऑप्शन, कॉल ऑप्शन? सपोज करो कि मैं किसी I enter into a long position in case of a forward, ठीक है, and long call position, they are same basically. They give you right to, like अगर मैं लॉन्ग कॉल पोजीशन करती हूँ मतलब क्या हुआ? राइट टू बाय एट एक्स, मतलब आई हैव अ राइट टू बाय वॉट एवर अंडरलाइंग जिसके लिए मैंने फॉरवर्ड में एंटर किया है एट दैट promised price on the day of the maturity. ये फॉरवर्ड होता है. ओके, सिमिलरली लॉन्ग कॉल पोजीशन क्या होता है? मैंने तुमको बोला है कि तुमको सिर्फ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट के हिसाब से बात करनी है. सी प्लस और पी प्लस के लिए हिसाब से ये पूरा का पूरा लर्निंग मॉड्यूल चलेगा. शॉर्ट के हिसाब से हम बात ही नहीं कर रहे बिकॉज दे डू नॉट हैव द राइट टू एक्सरसाइज ऑप्शन. तो बात करके फायदा नहीं है. और वैसे भी जो प्रीमियम या जो ऑप्शन की वैल्यू तुम इस लॉन्ग पोजीशन के लिए निकालोगे, जो ये बंदा, आई मीन सेम वुड बी लाइक एप्लीकेबल टू द काउंटर पार्टी ऑल्सो. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमको 5 रुपीज दे रही हूँ तो मेरे लिए 5 इज एन आउटफ्लो, तुम्हारे लिए 5 इज एन इनफ्लो. डजंट मैटर एक्चुअली, दैट विल नॉट चेंज एक्चुअली. ओके, एंड द टाइमिंग इज ऑल्सो सेम. सो वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल्डर्स और द लॉन्ग पोजीशन, सी प्लस एंड पी प्लस, इफ यू रिमेंबर एट ऑल. ओके, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द मेच्योरिटी इफ यू वांट टू कंप्यूट द वैल्यू, तो फॉरवर्ड में कैसे है कि अगर तुम बीच में सेटल करना चाहते हो, सपोज करो अगर तुम मेच्योरिटी के पहले और इंसेप्शन के बाद अगर सेटल करना चाहते हो, ओके, तो अगर तुम्हारा ओके द स्पॉट प्राइस ऑन दैट डे माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारा पे ऑफ पॉजिटिव हो गया. और नेगेटिव हुआ, दैट इसीलिए तो कहते हैं नेगेटिव हुआ तो तुम एक्सपायर नहीं होने दे सकते. आई मीन यू कैन नॉट अलाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपायर कि नहीं मेरे को नहीं लेना, बिकॉज तुम कह सकते हो ना कि नहीं मेरे को नहीं लेना बिकॉज द प्राइस इन द मार्केट इज लो. फॉर एग्जाम्पल, एक और बात तुमको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज करो कि यू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ स्टॉक एट अ प्राइस ऑफ $100 ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी, दैट इज 31st of March, स्टैंडिंग 1st of January. ठीक है ना? On 31st of March, the price of the stock is 110, case 1.
you will definitely exercise your right. You will write buy the stock at 100 and sell the stock immediately at 110, thereby earning a profit of $10. खत्म हो गई बात. But also opposite अगर हुआ, सपोज करो कि the price of the stock on that day, on the day of the maturity is 90, तब क्या होगा? तो तुमने तो बाय करने की बात कर ली, you have entered into a contract, okay, wherein you said that you will buy the stock at $100, okay, and that is why तुमको पता है मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ और मैं रादर क्लैरिफाई भी करना चाहती थी कि ऑप्शन में राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, होल्ड कम से कम बायर के पास तो नहीं है, ओके, लेकिन फॉरवर्ड में मैंने हमेशा क्या बोला कि राइट भी है साथ में ऑब्लिगेशन भी है. मतलब अगर स्टॉक की प्राइस 110 हो जाती है तो मेरे पास राइट है कि मैं 100 में स्टॉक को खरीद करके 110 में सेल कर दूं और $10 में कमा लूं, ओके, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन भी है कि अगर प्राइस 90 हो गई तो भी मुझे 100 में बाय करके करना ही पड़ेगा. तो तुम करोगे क्या फिर उसके बाद? अगर सेल करोगे तो तुम्हें लॉस आएगा 10 का. तो दैट इज वाई दे से दैट कंटिंजेंट क्लेम्स में राइट्स है बट फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में ऑब्लिगेशन है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड कमिटमेंट में राइट और ऑब्लिगेशन दोनों है, बट ये लोग कैसे बोलते हैं कि कंटिंजेंट क्लेम का जो बंदा है उसके पास में राइट्स है क्योंकि ऑब्लिगेशन है ही नहीं. क्लियर रखो दिमाग को क्योंकि क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, ओके. वेयर एज जो फॉरवर्ड कमिटमेंट में देखा जाए तो दोनों पोजीशन सेम है ना. लॉन्ग कॉल में क्या होता है, आई हैव राइट टू बाय द स्टॉक एट $100 where x is equal to 100, okay. On the day of maturity if the price becomes 110, I will exercise my right to buy the stock at 100 and sell the stock immediately in the market, okay, at whatever price. और मैं एक्सरसाइज ही तभी करूंगी अगर वो प्राइस मार्केट में स्टॉक की 100 से ऊपर जाएगी. अगर 100 से नीचे हुई तो मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगी और मेरा मैक्सिमम लॉस खाली प्रीमियम का होगा. फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में या सिर्फ फॉरवर्ड की बात करते हैं, पूरा फॉरवर्ड कमिटमेंट नहीं इसके अंदर में एंटर कराते हैं, तो फॉरवर्ड में ऐसा तुम नहीं कर सकते, ओके, तुमको एक्सरसाइज करना ही. एंड दैट इज व्हाई दे से दैट. तो वो ऐसे बात ही नहीं कर सकते कि फॉरवर्ड वालों के पास मतलब राइट नहीं है, कम ऑब्लिगेशन ही है. जबकि देखा जाए तो राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, बट वो लोग ऐसे बात नहीं करते. वो लोग कैसे बोलते हैं, कंटिंजेंट क्लेम के जो लोग होते हैं ऑप्शन होल्डर के पास में, ओके, राइट है और फॉरवर्ड कमिट, जबकि पोजीशन दोनों में सेम जा रही है. सिर्फ एक चीज का फर्क है. फर्क क्या है कि ऑन मेच्योरिटी अगर तुमने फॉरवर्ड लिया हुआ है, ओके, इफ यू हैव गॉन लॉन्ग ऑन अ फॉरवर्ड, यू विल हैव टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. भले तुम्हें लॉस भी हो रहा होगा, तुम्हें स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाई द पे ऑफ इज सिमेट्रिक ना. फॉर एवरी लॉस ऑन द अंडरलाइंग यू आर फेसिंग अ लॉस on your payoff, on your P&L statement. That is why the payoff is symmetric. But in case of options, you will not exercise only. Okay, so दोनों position, going long on a forward and going long on a call, both are exactly same अगर देखा जाए तो. But the profile of the derivative or this derivative is such that you will exercise only if ST is greater than the the exercise price on the day of maturity. अगर तुम पहले कैलकुलेट कर रहे हो एक्सरसाइज वैल्यू, दैट मीन्स S सबस्क्रिप्ट में स्मॉल t माइनस प्रेजेंट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस. इट इज 10. मैं कहने तुमको रिलेट करा रही थी दोनों में सिमिलैरिटी बेसिकली. आई थिंक समझ गया होगा बच्चों को. सो लेट्स राइट फ्यू थिंग्स. एक्सरसाइज मैं ना जब तुम्हारे एज में थी तो मैं ना बहुत कंफ्यूज करती थी. एक्सरसाइज प्राइस मतलब आई यूज टू एक्सरसाइज प्राइस इतना ज़्यादा दिमाग में इनकलकेट हुआ है ना कि वैल्यू पे ध्यान नहीं जाता और पढ़ने में इंटरप्रिटेशन गलत है. तो ध्यान देना, एक्सरसाइज प्राइस अलग चीज़ है एक्स और एक्सरसाइज वैल्यू है अलग चीज़ है, दैट इज एस माइनस ई. दैट वे एक्सरसाइज वैल्यू is the payoff if we exercise the option. ओके मैंने इसको थोड़ा सा ओपन एंडेड रखा है बिकॉज इफ वी एक्सरसाइज द ऑप्शन, मैंने इसके बाद ये नहीं लिखा ऑन मेच्योरिटी बिफोर मेच्योरिटी, वी कैन डील विद दैट डिफरेंटली. ओके, सो ए, इफ वी exercise the option on maturity, the payoff, okay, for call would be equal to max of ST
minus x comma 0, correct? And for put, it will be max of x minus st comma 0, okay? Disclaimer, only if st is greater than x for a call, मतलब एक्सरसाइज वैल्यू तभी निकलेगी अगर वो एक्सरसाइजेबल होगा तो, एंड st is less than x for a put, and if not, and if conditions are not fulfilled, the option would lapse और लिख दो ब्रैकेट्स में थोड़ा सा और, not exercised and payoff would be equal to 0, and the maximum loss would be equal to premium. I'm sure this is like very, very normal to understand, correct? Now B, before maturity and after inception, okay? So for call, it will be equal to max of 0 minus, no, 0 comma, not minus, 0 comma, st, okay, minus, can I write like this, x 1 plus r minus t, okay, wait a minute please, t minus t, okay, and this goes like this, correct, present value naturally, okay, and for put, this will be max of 0 comma x 1 plus r, okay, minus t like this, and minus st. So at any time before maturity where small t is less than capital, मतलब बीच में कहीं ना कहीं, okay, the option holders gauge the value, मतलब they keep on observing the value, gauge the value by comparing the spot price and present value of exercise price, correct? Now एक यहाँ पे एरो देने से ना पॉइंटर्स हो जाता है बेसिकली, if we compare a long forward position with a long call, okay, तो how do you calculate that? So VT, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ ये सारी चीज़ें तुम्हें आती है, okay, will be ST minus F0T 1 plus small r minus T minus like this. I'm sure this is not very difficult for you to understand, correct? Now this was for forwards, correct? Now I'm sure you're able to understand, I don't need to write everything, correct? Then again यहाँ पे VT, okay, and T can be ST minus X, okay, then 1 plus R minus brackets open minus T like this, correct? Okay, so 2 points here. Only if spot is greater than present value of X, and one more thing, ignoring premium, then only you can compare, otherwise मतलब पहली बात कि
फॉरवर्ड में एक्सरसाइज होगा ही होगा, तुमको लॉस आए तो यू हैव टू बेयर, दैट इज व्हाई दे से दैट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट राइट. ओके, बट इन दिस केस यू विल ओनली, मतलब I mean you will only compute the exercise value if ST is greater than the present value of this. Okay, and number two, ignoring the premium, then only you can say that okay we can compare these two, otherwise they are not even comparable. Ignoring the premium. I think guys we are like, मैं पूरा तुमको टॉपिक ना फटाफट खत्म करा देती हूँ, उसके बाद अपने बैक टू बैक एग्जाम्पल्स और सम से एक साथ करके खत्म कर दूंगे टॉपिक को, इतना मुश्किल नहीं जाएगा. तो बिकॉज इट इज देर इज नथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. मैंने जब नोट्स बना रही थी तब भी मुझे लगा कि आई ट्राई टू लाइक इनकॉर्पोरेट अ फ्यू स्टफ विच आई फील दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू राइट. ओके, सम एक्स्ट्रा स्टफ, बट देन लिखते समय मुझे लगा नोट्स बनाते समय कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा कि बच्चों को नहीं समझेगा ये. दिस इज डन गाइज, ये हो गया, मतलब इन द सेंस कि ये टॉपिक एक्सरसाइज वैल्यू इज नथिंग बट, अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो तो इमीडिएटली क्या पे ऑफ होगा, गिवन द कंडीशन दैट I mean it is appropriate from the perspective of call and put. That means ST should be greater than the than X if you are standing on maturity, and ST should be greater than the present value of X if you're standing before maturity, and exactly opposite for the put option actually. एक और था ना, क्या था, moneyness of the option, ये अपने को करना है अभी. So next topic again, moneyness of the option. Okay, so exercise value, not price, exercise value is the payoff which an option buyer, it can be called, it can be put, whatever, which an option buyer would receive on immediate exercise. कहने का मतलब ये हो रहा है, पता है इसका, ये लाइन का मतलब ये हो रहा है कि हम प्रीमियम के पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहे. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एक्सरसाइज वैल्यू, ध्यान देना इस बात पे, वी आर नॉट कंसिडरिंग द प्रीमियम वैल्यू, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द डिफरेंस ऑफ द टू प्राइसेस. ये कहने का मीनिंग है यहाँ पे. ओके, बट moneyness of the option is the relationship between total value of an option with the exercise price. इतना मुश्किल नहीं है समझना, with the exercise price. ओके, अभी जब टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन तुम तब जब पढ़ लोगे ना थर्ड वाला, तब जाके सारी तुम्हें चीज़ें समझने लग जाएगी. और एक्चुअली ना बहुत ओवरलैपिंग है तीनों, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है. फॉर एग्जाम्पल तुमने एक्सरसाइज वैल्यू पढ़ा, मैं तीनों तुमको बता ही देती हूँ क्या होता है करके, तुमने फिर लिखेंगे तो शायद और अच्छा समझेगा. तुमने एक्सरसाइज वैल्यू पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा तुम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई अगर आज हम इमीडिएट एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या पे ऑफ मिलेगा. बेसिकली फॉर अ कॉल S माइनस E या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ X बोल रहे हो ना तुम, ओके नॉट अ प्रॉब्लम. सो प्रेजेंट स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस मेचोरिटी पे अगर खड़े हो, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ X इफ यू स्टैंडिंग इन बिटवीन द इंसेप्शन एंड द मेचोरिटी, करेक्ट है. तो वो एक्सरसाइज वैल्यू होगी, उसमें कुछ और एडजस्टमेंट नहीं आई. मनीनेस ऑफ द ऑप्शन क्या होता है, दैट द कंपैरिजन ऑफ द टोटल वैल्यू. तुम बोलोगे मैम टोटल वैल्यू कुछ और भी होता है कि, हाँ आगे टाइम वैल्यू जब पढ़ोगे तब समझेगा तुमको. द कंपैरिजन ऑफ द टोटल वैल्यू, ओके, ऑफ द ऑप्शन कंपेयर टू द एक्सरसाइज प्राइस बेसिकली. ओके, इसको बोलते हैं मनीनेस ऑफ द ऑप्शन. ये भी लिखने वाली हूँ और ये इतना मुश्किल नहीं जितना सुनने में लग रहा है. नंबर 3 आने वाला है टाइम वैल्यू. तुमको पता है टाइम वैल्यू क्या होता है, कि सपोज करो कि तुम Jan 1 को खड़े हो, ओके, एंड 31 मार्च को तुम्हारा ऑप्शन एक्सपायर कर रहा है, ठीक है. तो तुमने अज्यूम करो कि पे ऑफ निकाला. ओके, सबसे पहली बात कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन. सो आई ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट्स कि जब तुम वैल्यू की बात करते हो, आई विल कम बैक टू द टॉपिक अगेन, डोंट हैव टू वरी, मैं डेविएट करती हूँ बट अपनी जगह पे वापस आ जाऊंगी. तो वैल्यू निकालने का मीनिंग क्या होता है, यू आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज और कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द समथिंग, मतलब क्या निकाल रहे हो तुम. तो यू आर, जैसे फ्यूचर्स में यू आर कंप्यूटिंग द शुड बी प्राइस और द इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भाई फ्यूचर्स की प्राइस क्या होनी चाहिए. तो S01 + R raised to the power T होना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉस्ट एंड बेनिफिट. यदि तुमने निकाला ऑप्शंस में, तुम ना स्टॉक की अंडरलाइन की प्राइस या तुम एक्सरसाइज प्राइस की शुड बी वैल्यू नहीं निकाल रहे, तुम निकाल रहे हो
कि क्या ऑप्शन की वैल्यू होना चाहिए, मतलब प्रीमियम क्या होना चाहिए, ये तुम निकाल रहे हो बेसिकली. एंड दैट इज वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग डिस्कशन, या जो वोकैबुलरी आएगी वो तुम्हें बहुत कई बार कंफ्यूज करेगी कि मैम कभी ऑप्शन प्राइस बोलती है, कभी ऑप्शन वैल्यू बोलती है, कभी टाइम वैल्यू बोलती है, कभी इंट्रिंसिक वैल्यू बोलती है, क्या बोल रहे हो आप. तो एक एग्जाम्पल तुम छोटा सा ले लो और उसके बाद फिर मैं नोट्स लिखाना शुरू करूंगी तुमको. तो सपोज करो कि हम खड़े हैं जीरो पे. ओके, हम जीरो पे खड़े हैं एट टी इक्वल टू जीरो. ठीक है. एंड कॉल ऑप्शन की बात कर रही हूँ, लॉन्ग कॉल. देख लो पहले, अच्छा रहेगा मेरे लिए, समझाना ईजी हो जाएगा एक्चुअली. या लॉन्ग कॉल. ओके. नाउ हियर काइंड ऑफ सपोज करो कि जो एस की प्राइस है वो है, अज्यूम करो कि समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट लाइक, या फिर कहीं पे ऐसे कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा शायद. ये पूरी 0 to 3 months है ये. ठीक है. और हम कहीं पे यहाँ पे खड़े हैं, ये टी है तुम्हारा. ठीक है ना. यहाँ पे एस टी इज सपोज लाइक 100. ओके. एंड पी वी ऑफ एक्स इज सपोज करो कि लाइक मे बी 105. ठीक है. तो अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, ओके, तो वो जो डिफरेंस होगा लॉन्ग कॉल का वो क्या होगा. सो यहाँ पे एक्सरसाइज वैल्यू क्या होगा. एक्सरसाइज वैल्यू विल बी इक्वल टू 5. करेक्ट है. बिकॉज नो, मैंने गलत लिखा एक्चुअली, गलत लिखा मैंने. वेट अ मिनट, ये तो जीरो हो जाएगा. ऐसे ही काम करते, एक्सरसाइज वैल्यू वुड बी जीरो बिकॉज यू विल नॉट एक्सरसाइज ओनली. एक और एग्जाम्पल लेने दो. एंड ओके, और यहाँ पे अगर सपोज एस टी लेती हूँ मैं और ये 100 लेती हूँ, मैंने उल्टा ले लिया एक्चुअली, मुझे अलग लेना था. पी वी ऑफ एक्स सपोज करो कि मैं ले लेती हूँ 90 हो जाता है, एक चलेगा. तो यहाँ पे एक्सरसाइज की जो वैल्यू होगी वो होगी 10. करेक्ट. लेकिन ऑप्शन की जो प्राइस है, मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है मार्केट में उस वक्त पे चल रहा है, ऑप्शन प्राइस इज इक्वल टू लाइक 15. ओके. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द ऑप्शन वैल्यू शुड बी इक्वल टू द एक्सरसाइज वैल्यू. करेक्ट ना. लेकिन द ऑप्शन वैल्यू इज नॉट ओनली इक्वल टू द एक्सरसाइज वैल्यू, इट इज इक्वल टू द एक्सरसाइज वैल्यू प्लस द टाइम वैल्यू. मतलब क्यों, ये जो 5 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है ना, ये वाला ये जो 5 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है, समझा. मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुमको अगर आज हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं सपोज करो बीच में, ओके, तो हमें 10 रुपीज की गेन होगी, पे ऑफ हमें 10 आएगा, राइट. लेकिन मार्केट में ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 10 पे ट्रेड नहीं हो रहा, आइडियली उसको 10 पे ट्रेड होना चाहिए. ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, इट इज ट्रेडिंग एट 15. व्हाट डू मीन बाय दैट. इट मीन्स दैट कि ये जो एक्स्ट्रा 5 है इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू. इसका क्या मीनिंग हुआ. इसका ये मीनिंग हुआ कि अभी सपोज करो, मैंने क्या बोला, 3 महीने का टाइम ले लो तुम, फ्रॉम Jan 1 to 31st of March. ओके. अब Jan 1 से लेकर 31st March के अंदर में अगर तुम सपोज करो 31st of January को खड़े हो या तुम 15th of February को खड़े हो, सिर्फ एक बात का मुझे जवाब देना, दैट क्योंकि समय तुम्हारे पास बचा हुआ है, टाइम वैल्यू, इज देयर नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट योर कॉल कैन बिकम इन द मनी. मतलब आई मीन टू से दैट कि तुम्हारा, तुमको समझ रहा है गाइस क्या बोल रही हूं मैं. मुझे डाउट ही तुम्हारा देख के डाउट आ रहा है. ये समझा तुमको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. द पोटेंशियल फॉर द स्टॉक टू इंक्रीज मोर ऑन बाय द एंड ऑफ द मेच्योरिटी. ये समझा. द पोटेंशियल फॉर द स्टॉक टू इंक्रीज मोर, मतलब अभी तुम 10 ही कमा रहे हो बट पोटेंशियल और भी कमाने का है आगे जाके, बिकॉज टाइम बचा हुआ है. मैं ये कहना चाह रही हूँ तुमको. कंटिन्यू ना. ओके ठीक है चलेगा. तो ये हटा देती हूँ मैं फिलहाल के लिए. करेक्ट 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 करेक्ट. ओके. So the next point is, an option can be in the money, at the money,
or out of money. Okay. So for call option, when would you exercise a call option? When your spot is greater than your exercise price, correct ना? Then your call option can be called as in the money. अगर तुम्हारा spot का price is greater than, अब ये भी डिपेंड करता है कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो ऊपर एक लाइन लिखी थी, द कंपैरिजन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस. तो ये भी डिपेंड करता है कि वेदर योर ऑप्शन इज डीप इन द मनी, ओके, और डीप आउट ऑफ मनी लाइक दैट ऑल्सो, वो भी बातें आ जाती है. तो जब हम मनीनेस की बात करते हैं ना, व्हेन टॉकिंग अबाउट मनी, तो इट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली, यू नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, तुम सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अगर तुमने प्रीमियम सपोज करो कि 10 रुपीज़ का पे किया है, ओके, एंड एक्सरसाइज वैल्यू इज ओनली 5, ओके, बट यू विल स्टिल एक्सरसाइज गाइज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं ये बोल रही हूँ तुमको कि अगर सपोज करो कि तुमने प्रीमियम 10 का पे किया है, तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट हो गया, और स्टॉक की जो प्राइस है वो 105 है, ओके, और एक्सरसाइज प्राइस 100 की है. तो अगर तुम एक्सरसाइज करते हो ना, तो तुम्हें पे ऑफ आएगा 5 का, ओके, लेकिन पे ऑफ 5 का तुम, when you need to compare that 5 with the 10 का premium, so if you compare, you are still negative actually, but you will still exercise your option, because अगर तुम exercise नहीं करोगे and वो 5 अगर तुम नहीं कमाओगे, then जो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट है वो 10 से रिड्यूस होकर के 5 नहीं होगा. दैट इज एक्चुअली मनीनेस एक्चुअली. तो मनीनेस का मतलब ये होता है कि डीप इन द मनी. डीप इन द मनी का मतलब क्या हुआ? दैट यू आर नॉट ओनली यू आर रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट पार्ट एंड यू आर स्टिल अर्निंग मोर देन दैट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज लाइक एवरीथिंग टुगेदर, बट उन्होंने ऐसी बातें मेंशन नहीं कर रखी है, बट दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एक्चुअली. सो फॉर कॉल ऑप्शन, सो give me, allow me to write something. For call option, if ST is greater than X, call is in the money, correct? So what I'm trying to tell you is that X तो तुम्हारा constant हो गया, fix हो गया, तो how much, कितना ज़्यादा है X से ST ऊपर. मैं बोल रही हूँ कि ST is greater than X, but how much greater? It has to be really that great so that you are able to like break even जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया on the name of the premium, and beyond that you are able to earn. So basically I want to say that कि चलो सपोज करो कि x को तुम फिक्स कर लो 100 पे, ओके, तो अगर ST 105 है तो भी तुम एक्सरसाइज करोगे, ओके, और ST 120 है तो भी तुम एक्सरसाइज करोगे, बट 120 इज कॉल्ड डीप इन द मनी, बिकॉज यू आर नॉट ओनली एबल टू रिकवर योर प्रीमियम ऑफ 10, तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया था, यू आर ऑल्सो एबल टू अर्न बियॉन्ड दैट. ओके, सो इन द मनी ठीक है, समझा, इन द मनी, बट देन हाउ मच इन द मनी? सो बेसिकली ये बात हो रही है. सो टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, अगर केस 2 लेते हो तो टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज हाउ मच? 20. Okay, but in the first case the total value of the option is only 5. I'm trying to say that. So depend, moneyness is like relative, it's not absolute, I mean to say that. Yeah, call is in the money, that means exercise तुम करोगे, okay, and केस 1 में चांसेस लो है कि, मतलब यार अदर ऐसे बोलूं मैं कि केस 2 में तुम एक्सरसाइज करोगे ही करोगे. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एक्सरसाइज योर ऑप्शन, ओके. वो उसकी मनीनेस, उसकी बात हो रही है. अगर मान लो कि ये बीच में रह गया तुम्हारे, तो देयर इज अ चांस दैट यू माइट एक्सरसाइज. कुछ छोटा चांस हो सकता है कि तुम ना भी एक्सरसाइज करो. टेल यू, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करेंगे जबकि हमें 5 मिल रहा है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा कि तू जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तुम्हारा होगा, अगर तुम्हें 5 कमाया, मैं तुमको ये बोल रही हूँ कि केस 1 में सपोज करो कि ST तुम्हारा 105 है और तुम्हारा X 100 है. सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, उन्होंने शायद लिखा भी नहीं है. तो यू अर्न अ पे ऑफ 5 एक्सरसाइज करने से, एंड यू पेड अ प्रीमियम ऑफ 10. तो बेसिकली यू आर नॉट ब्रेकिंग इवन ऑल्सो, बिकॉज यू आर स्टिल फेसिंग अ लॉस ऑफ 5. तो मैं तुमको ये बोल रही हूँ कि इस केस में हो सकता है तुम एक्सरसाइज ना भी करो. तुम बोलोगे मैम क्यों नहीं एक्सरसाइज करेंगे? बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो हमें 5 की कमाई होगी, और उस 5 की कमाई से मेरा 10 का जो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट है ऑफसेट होकर के मुझे लॉस सिर्फ 5 का रह जाएगा, 10 का नहीं रहेगा लॉस पूरा. तो एक सिचुएशन हो सकती है ना कि तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ओके, हम इसमें वो कंसिडर नहीं कर, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हियर. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज देयर कुड बी सम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर ओवरऑल लूजिंग ओनली. द ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैन बी मोर देन 5, एंड देन यू से दैट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्सरसाइजिंग, जबकि तुम और ज्यादा इनकर कर रहे हो. वो बात हो रही है. लेकिन केस 2 में अगर your ST is 120, wherein you are able to recover your investment of premium and as well as you are earning more, you are bound to exercise. That means the probability of exercise is very, very high.
वो कहना, तो मनीनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स द relationship of the total value of the option. When I say total value, I mean to say ST minus X with respect to the exercise price. Okay, call is in the money, then ST is equal to X, so call is at the money. Means you are neutral, exercise करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें. ST is less than X, call is out of money. Okay, then for put option, if ST is greater than X, put is out of money. Then ST equal to X, put is at the money. Okay, and ST is less than X, put is in the money. Correct, this way. So तुमको इतना ही करना, आई मीन जो हम एक्स्ट्रा बात कर रहे थे वो क्वेश्चंस में वो नहीं पूछने वाले, सिर्फ वो पूछेंगे इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, बताओ आउट ऑफ मनी है, एट द मनी है, इन द मनी है. वो तो तुम नींद में भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझाना बच्चों को समझना चाहिए एक्स्ट्रा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग सच अ हाई स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर दैट मैटर. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट राइट हियर. Next point that I want to write here is that moneyness is important as we can compare different options with different exercise prices and different maturities फॉर द सेम अंडरलाइन. समझा मैं क्या बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन तुम्हारा फेब एंड में एक्सपायर कर रहा है, एक ऑप्शन तुम्हारा मार्च एंड में एक्सपायर कर रहा है, किसी एक्सरसाइज प्राइस कुछ है. सो देर आर लॉट ऑफ कोटेशंस. इफ यू गो टू द ऑप्शंस मार्केट, मे बी लाइक काइंड ऑफ, मैं तुमको दिखा दूंगी कि ऑप्शंस में कैसे कोटेशन आती है. सो देर आर वराइटीज, एक ही अंडरलाइन है. देर इज ओनली वन स्टॉक कॉल्ड रिलायंस. लाइक निफ्टी बोल सकते हो तुम, निफ्टी बैंक निफ्टी बोलो या सिर्फ निफ्टी बोलो, तो देर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑप्शन कोटेशंस अवेलेबल, both call and put, okay, on the same underlying for different maturities and at different exercise prices basically. Okay, and different maturities for the same underlying. एक important point मिस कर रही थी मैं. The degree of moneyness, that is ITM. What is ITM? Decides the sensitivity of option price, समझाती हूँ, option price to the change in the value of underlying. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. तुमको समझा है क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने अभी तुमको बोला, सुनना ध्यान से. लाइक कई बातें क्या होती है कि हमें बहुत अच्छी समझती है, बट बोलने में समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट. सो मैंने अभी तुमको दो एग्जांपल दिया. वन वाज लाइक 105 स्पॉट प्राइस एंड वन वाज 120. आई कैन टेक 130 150 आल्सो. ओके, सो बेसिकली एट 110, हाँ ना बोलना, एट 110 यू विल ब्रेक इवन. करेक्ट है? क्यों? अगर ST is 110, okay, and the strike price is 100, so you will exercise, and if you exercise you will get 10 as payoff, and तुमने शुरू में 10 का प्रीमियम पे किया था, so you basically break even at 110. ना प्रॉफिट ना लॉस, प्रॉफिट ना लॉस, प्रॉफिट वर्ड यूज किया है, ओके, पे ऑफ वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान देना. तो उसके ऊपर जितना ज्यादा स्टॉक का प्राइस जाएगा, मैं कॉल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, उतनी ज्यादा डीप इन द मनी तुम्हारी कॉल होती जा रही है, मनीनेस बढ़ती जा रही है उसकी. सो दे, ये जब मैंने लिखा है, आई मीन टू से दैट
कि डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द मनीनेस ऑफ योर ऑप्शन, ओके, हाउ कितना ज्यादा इंटेंस है, द इंटेंसिटी, आई मीन क्वांटिटी, मतलब 5 है कि 10 है कि 20 है कि 30 है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द मनीनेस ऑफ योर ऑप्शन, the option price will react with respect to the change in the underlying का price। मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर अगर जिस कॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो डीप इन द मनी हुआ, मतलब अगर एस टी इज लाइक 120, 130, 140 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट विल बी कॉल्ड एज डीप इन द मनी, राइट? सो अगर डीप इन द मनी, लाइक नॉर्मल इन द मनी, लाइक सपोज करो कि 110 है, 115 है और एक 150 है, तो डीप इन द मनी कौन हमारे इस जो मैंने पूरा तुमको दिया है, 105 का एसटी दिया, 1115 का सपोज एसटी दिया और 150 का एसटी दिया, कैन यू टेल मी विच वन इज द मोस्ट डीप इन द मनी? कैन यू आंसर मी प्लीज? तुम थोड़ा जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, आई एम सेइंग वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग कॉल पोजिशन, ओके। तो सपोज करो कि मेच्योरिटी के दिन या पहले, वॉट एवर, जैसे भी बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मेच्योरिटी वाले दिन, सपोज इन ऑर्डर टू कीप थिंग सिंपल, अगर एस टी इज 105 केस 1, एस टी इज 115 केस 2, ओके, या 110 whatever तो you mean to say or you want to say rather, and case 3 150, which one would be called most deep in the money? और पता है तुमको मैं इतना डिस्कस क्यों कर रही हूँ? मैं तुमको ये बताना चाह रही हूँ कि देखा जाए तो तीनों इन द मनी है, ओके। इसलिए मैं तुमको थोड़ी देर पहले बोली कि ये रिलेटिव टर्म है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि भाई ये होगा तो इन द मनी, ऐसा नहीं है। 150 तो मेरे कहने का मतलब, ये जो मैंने लिखा है इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा तुम्हारा ऑप्शन डीप इन द मनी होगा इंटेंसिटी वाइज, तुम्हारी जो ऑप्शन की प्राइस होगी, तुम्हारी जो ऑप्शन की प्राइस होगी वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगी विथ, एक बात तो तुमको ध्यान पड़ गया कि तुम्हारी जो ऑप्शन की प्राइस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन। मतलब कहने का 105 है तो ऑप्शन प्राइस 5 हो गई, ओके, या ऑप्शन वैल्यू 5 हो गई। अगर तुम्हारा अंडरलाइन की वैल्यू 115 है तो तुम्हारी ऑप्शन का प्राइस या ऑप्शन का वैल्यू 15 हो गया। और अगर तुम्हारा काइंड ऑफ या ओके, और अगर तुम्हारा एस टी 150 है तो तुम्हारी ऑप्शन की प्राइस या वैल्यू 50 हो गई, करेक्ट है? तो मेरे कहने का मतलब हो रहा है कि जितना ज्यादा डीप इन द मनी तुम्हारा ऑप्शन होगा, तुम्हारा ऑप्शन का जो प्राइस होगा उसमें जो चेंजेस होंगे वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। अब आई बात समझ में? क्योंकि जितना ज्यादा डीप इन द मनी होता चला जाएगा, द पोटेंशियल टू एक्सरसाइज विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड दे से दैट कि if it is too much deep in the money, actually when the option is too much deep in the money, then change in the option price, change in the option price from 15 5 to 15 or 15 to 50 whatever, and change in the underlying is 1 to 1, that is linear। why? तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। और जितना ज्यादा आउट ऑफ मनी होगा, द परसेंटेज चेंज इन द ऑप्शन प्राइस, ओके, द परसेंटेज चेंज इन द ऑप्शन प्राइस फॉर अ परसेंटेज चेंज इन द अंडरलाइंग का प्राइस वुड बी लेस रिएक्टिव, मतलब कम होगा। उसको डेल्टा भी बोलते हैं, आगे जाके तुम पढ़ोगे, ओके। एंड व्हेन it is at the money, okay, when it is at the money, slightest of the fluctuation in the underlying can make it in the money or out of the money, so again it is a lot sensitive actually। guys समझा क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझा क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं लिखती हूँ शायद, the degree of moneyness that is in the money or out of money decides the sensitivity of the option price to the change in the value of the underlying। So the option price or value would be, मैं चेंज लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे ऐसे लिख दूँ चेंज। सो द चेंज इन द ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन वैल्यू वुड बी हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव when the option is deep in the money। समझा अभी? and it is almost linear, okay, because there is a high probability
because there is a high probability of exercise because it is deep in the money. Okay, एक कलर चेंज करके लिखती हूँ. Similarly, the change in option price or value would be less sensitive when the option is out of money, deep out of money, basically deep out of money. मतलब तुम्हारे जो ऑप्शन की प्राइस है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी. तुमको समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ एक्चुअली. तुम क्या चीज़ पढ़ रहे हो पता है कि वो जो ऑप्शन है तुम्हारा, ओके, उसकी जो वैल्यू है वो किस सर्कमस्टेंसेस में ज़्यादा रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होगी. तो जब किसी चीज़ की वैल्यू बहुत बढ़ने लग जाएगी तो नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा. तो ऑप्शन की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब वो डीप इन द मनी होगा, वरना कोई एक्सरसाइज करने वाला ही नहीं है तो वो उसकी जो वैल्यू है वो भी वर्थलेस ही रहेगी. करेक्ट है? दैट वे लेस सेंसिटिव व्हेन द ऑप्शन इज डीप आउट ऑफ मनी. An option's value would be again very sensitive when it is at the money, because a slight change in the price of the underlying can make it in the money or out of the money. As a slight, ये लिखना नहीं था मेरे नोट्स में, ये मैंने नहीं लिखा था, बट ठीक है तुमको लिखा दे रही हूँ मैं. As a slight change can make it ITM or OTM. I think you have understood this. So the next one that I need to discuss with you is options time value. फटाफट करते हैं guys. टाइम है, ख़त्म कर लूँगी टॉपिक को मैं. Options time value. The value of an option due to time to maturity is called time value. Means, kind of what I want to say is that कि suppose करो the same example if I continue. So the exercise price is suppose 100. Okay, like मैं कहीं बीच में खड़ी हूँ, मतलब मेरे वर्ड्स को इतना पकड़ना मत, मतलब बोलने में इतना लंबा लंबा और दिक्कत होती है. सो व्हेन द सपोज करो कि तुम्हारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज, ऐसे बात करते हैं चलो, व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सरसाइज इज सपोज लाइक 100. ओके, एंड द स्पॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज सपोज करो कि काइंड ऑफ व्हाट 95. तो तुम एक्सरसाइज नहीं करो, इट इज आउट ऑफ मनी. उस पॉइंट पे एक्सरसाइज करने से पे ऑफ इज नेगेटिव. So naturally we would not exercise and the payoff will be equal to 0. That means the exercise value is 0. The value of call at that point of time is 0. बट सपोज करो कि मार्केट में उस ऑप्शन का जो प्राइस है वो 10 चल रहा है. करेक्ट है? तो वो जो 10 है ना वो टाइम वैल्यू है. क्यों? कि इसका ये मतलब है कि क्योंकि अभी मैच्योरिटी हैज नॉट कम, there is a high possibility or there is a high potential for the stock to go beyond the exercise price. Okay, and that is why I'm saying that the value of an option, because time to maturity, rather time remaining to maturity is called time value. मतलब हो अभी अगर एक्सरसाइज करोगे तो पे ऑफ नेगेटिव होगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं. ओके, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन की जो प्राइस है 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी मार्केट में उस ऑप्शन की प्राइस या वैल्यू चल रही है 10. तो उसका ये मीनिंग हुआ वो जो 10 है दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू. व्हाई? बिकॉज क्योंकि अभी 1 महीना, 1.5 महीना, 1.5 month, 2 months is left. That means to say guys that ki kind of what do you say, there is a potential in the option to become in the money, and for that you are paying money. एक बात. दूसरी बात, time value of an option before maturity is positive, on the day of maturity it is 0. मुझे सिर्फ ये 2 पॉइंट लिखाने हैं तुमको. ओके, सो time value
Okay, so this will be like, can I write here for call it will be equal to option price, okay, minus max of ST, okay, and minus टाइम वैल्यू मेच्योरिटी के पहले ही होगा, ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी तो होगा ही नहीं, टाइम वैल्यू विल बी जीरो ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी, ओके, एंड दिस विल बी पीवी ऑफ एक्स, जगह नहीं है वरना पूरा इक्वेशन लिखती थी, ओके, लाइक दैट, एंड फॉर पुट नहीं है, जीरो भी तो आएगा, फॉर पुट इट विल बी minus max of PV of x minus ST comma 0. Is it correct, guys, all of you? Yes, yes, because we have time left. तो देर इज अ, आप सब समझो कि स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, मैंने जैसे ही कॉल ऑप्शन बाय किया, स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, सपोज मैंने निफ्टी पे कॉल बाय किया और स्टॉक मार्केट डाउन हो गया किसी वजह से, कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ, लेकिन अब अगर मेरे पास अभी भी 1 महीना 2 महीना बाकी है, काइंड ऑफ ऑप्शन एक्सपायर करने में, दैट मीन्स मेच्योरिटी होती है ऑप्शन की कि 3 महीने का ऑप्शन है, तो 3 महीने के एंड में तो नेचुरली एक्सपायर कर जाएगा वो, लेकिन अगर उस ऑप्शन को 2 मंथ्स बाकी है, तो मान लो कोई पॉजिटिव इवेंट आ गया या कुछ नॉर्मलाइज जब मार्केट हुआ, तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि मैं इन द मनी हो सकती हूँ, तो वो जो पॉसिबिलिटी है, वो जो पोटेंशियल है कि मेरा स्पॉट एक्सरसाइज से ऊपर जा सकता है, उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो सीट वेयर कैन आई राइट हियर, वेयर CT and PT are option prices at a time equal to T, which is like T less than T, okay, so can I write one more line, time value of an option exists due to the fact that there is a potential for the option to become in the money due to time remaining for maturity. I don't know what to write, I just wrote a few things. Okay, we can also write here, also we can write option price, okay, will be equal to exercise value plus time value, ठीक है, so maybe we can write down call के लिए max of ST minus x1 plus R minus T minus T, okay, comma 0 plus time value, correct, and for put I won't write everything, don't want to miss out on anything basically. So this is basically exercise price, this is your exercise price, exercise value, not price, exercise value है ये, okay, so max of x1 plus R, okay, raised to the power minus T minus T, okay, minus ST, तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी यहाँ पे, मेच्योरिटी भी हम निकाल ही नहीं रहे, बिकॉज मेच्योरिटी पे टाइम वैल्यू जीरो ही होगा, खत्म हो गया टाइम, अब तुम्हारा अगर स्टॉक इन द मनी नहीं हो पाया तो अब पॉसिबल भी नहीं, बिकॉज टाइम खत्म हो चुका है, प्लस टाइम वैल्यू, very important point I want to write here is that time value
is positive before maturity but approaches 0 on maturity. और है क्या? प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ में आने से बताओ. आई एम डेफिनेटली लाइक वेटिंग फॉर यू टू लाइक आस्क मी डाउट्स एंड आई शुड बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस प्रॉपरली. थैंक यू.